सुबह धीरे धीरे चंद्रनगर पर उतर रही थी। सूरज की पहली किरणें महल की ऊंची दीवारों को छू रही थीं, लेकिन उस दिन चंद्रनगर की हवा में सामान्य शांति नहीं थी। पूरा वातावरण अजीब भारीपन से भरा हुआ था। रात भर हुई घटनाओं ने सब कुछ बदल दिया था। महल के भीतर सैनिकों की गतिविधियां बढ़ चुकी थीं। गलियारों में सामान्य पहरेदारों की जगह अब छाया सेना के लोग दिखाई दे रहे थे। उनकी आंखें हर चेहरे को ध्यान से देख रही थीं, क्योंकि अब दुश्मन बाहर नहीं था, वह महल के भीतर था। महल के विशाल सभा कक्ष में सभी महत्वपूर्ण लोग इकट्ठा थे। कालिंद, जगन, भीमर्थ, निशा, मंत्रीगण और सबसे आगे सिंहासन के पास खड़ा था सौरभ। पूरा कक्ष असामान्य रूप से शांत था। सभी के चेहरे गंभीर थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। कुछ क्षणों तक सौरभ शांत खड़ा रहा। फिर उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। महल के भीतर उसकी आवाज शांत थी, लेकिन इतनी भारी कि पूरा कक्ष स्थिर हो गया। एक गद्दार मौजूद है। बस इतना सुनते ही सभा में हलचल फैल गई। कुछ मंत्री एक दूसरे को देखने लगे। कई सैनिकों की पकड़ तलवारों पर मजबूत हो गई, लेकिन सौरभ की आंखों में कोई भाव नहीं था, सिर्फ ठंडी स्थिरता। रात को मिली सुरंग, उसने आगे कहा, और वहां मिला चिन्ह ये साबित करता है कि कोई अंदर का व्यक्ति दुश्मनों की सहायता कर रहा है। निशा आगे बढ़ी। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। अब से महल पूरी तरह बंद रहेगा। कोई बाहर नहीं जाएगा, कोई अंदर नहीं आएगा, और हर व्यक्ति निगरानी में रहेगा। सभा का वातावरण और भारी हो गया। एक मंत्री घबराकर बोला, महाराज, क्या आपको हम पर शक है? सौरभ की नजर धीरे धीरे उसकी ओर गई, इतनी ठंडी कि वह व्यक्ति तुरंत चुप हो गया। इस समय सौरभ ने शांत स्वर में कहा, मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। उन शब्दों ने पूरे कक्ष को भीतर तक हिला दिया। चंद्ररूपा भी कुछ क्षणों के लिए उसकी ओर देखने लगी, क्योंकि वह समझ रही थी सौरभ सच में अब किसी पर भरोसा करना छोड़ रहा है। सभा समाप्त होते ही पूरा महल और भी ज्यादा सतर्क हो गया। छाया सेना हर जगह फैल चुकी थी। गलियारों में, छतों पर, गुप्त मार्गों में, यहाँ तक कि रसोई तक में निगरानी रखी जा रही थी। उधर महल के एक शांत हिस्से में चंद्ररूपा अकेली खड़ी थी। उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। वह धीरे धीरे बालकनी की ओर बढ़ी, और वहां सौरभ पहले से खड़ा था। नीचे पूरा चंद्रनगर दिखाई दे रहा था, लेकिन उस दिन दोनों के बीच अजीब दूरी महसूस हो रही थी। कुछ क्षणों तक चंद्ररूपा चुप रही। फिर उसने धीरे से पूछा, क्या तुम सच में किसी पर भरोसा नहीं करते? अब सौरभ ने उसकी ओर नहीं देखा। उसकी नजरें दूर क्षितिज पर टिकी थीं। भरोसा, उसने धीरे से कहा, राजाओं की सबसे बड़ी कमजोरी होता है। चंद्ररूपा की आंखें हल्की सिकुड़ गईं। लेकिन हर कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है। इस बार सौरभ ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अजीब थकान थी। समस्या यही है, वह धीमे स्वर में बोला। दुश्मन हमेशा अपना चेहरा छिपाकर आता है। हवा अचानक और ठंडी लगने लगी। चंद्ररूपा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं मिले। उधर महल के नीचे बने गुप्त कक्ष में निशा खड़ी थी। उसके सामने दो छाया सैनिक झुके हुए थे। क्या पता चला? उसकी आवाज बिल्कुल सपाट थी। एक सैनिक आगे आया, महाराजी, जिस स्त्री पर हमें शक था, वह आज रात गुप्त मार्ग की ओर गई थी। निशा की आंखें सिकुड़ गईं। नाम, अमायरा। कुछ क्षणों तक पूरा कक्ष शांत रहा। फिर निशा ने बहुत धीरे से कहा, उसे पकड़कर लाओ, जिंदा, और ध्यान रहे। उसकी आंखों में ठंडी चमक उतर आई। वह भागने न पाए। कुछ देर बाद महल के एक अंधेरे कक्ष का दरवाजा खोला गया। दो छाया सैनिक भीतर आए। उनके बीच अमायरा थी, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, वह बिल्कुल शांत थी। न उसने विरोध किया, न भागने की कोशिश। उसकी आंखों में केवल गहरी थकान थी। निशा धीरे धीरे उसके सामने आई। तो आखिरकार, उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम पकड़ी गई। अमायरा हल्का मुस्कुराई, मैं भागना चाहती भी नहीं थी। ये सुनते ही निशा की आंखें सिकुड़ गईं। मुझे सौरभ से मिलना है। कमरे में सन्नाटा फैल गया। कुछ देर बाद अमायरा को सभा कक्ष में लाया गया। वहां सौरभ, चंद्ररूपा, कालिंद, जगन, भीमर्थ और निशा मौजूद थे। सभी की नजर उसी पर टिक गई। अमायरा धीरे धीरे आगे बढ़ी, फिर बिना डरे सीधे सौरभ की आंखों में देखा। कुछ क्षणों तक पूरा कक्ष शांत रहा। फिर उसने कहा, मैं महक नगर की जासूस हूँ। बस इतना सुनते ही पूरा कक्ष हिल गया। चंद्ररूपा की आंखें फैल गईं। भीमर्थ ने तुरंत तलवार निकाल ली। कालिंद्र आगे बढ़ा, लेकिन सौरभ ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। पूरा वातावरण भारी हो चुका था। अमायरा की आंखों में अब आंसू चमक रहे थे, लेकिन उसकी आवाज स्थिर थी।
मुझे यहाँ भेजा गया था ताकि मैं चंद्रनगर की सारी जानकारी बाहर पहुंचा सकूं। कुछ क्षणों तक सन्नाटा रहा। फिर उसने धीरे धीरे कहा, लेकिन अब उसकी आवाज कांप गई। अब मैं चंद्रनगर को बचाना चाहती हूँ। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। दूर आसमान में बादल गरजे और उसी पल कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। महल के भीतर उस रात अजीब सन्नाटा फैला हुआ था। दीवारों पर जलती मशालों की लौ कांप रही थी। बाहर आसमान में बादल गरज रहे थे और बीच बीच में चमकती बिजली कुछ क्षणों के लिए पूरे महल को सफेद रोशनी में डुबो देती थी। विशाल सभा कक्ष में हर व्यक्ति की नजर अमायरा पर टिकी हुई थी। वह शांत खड़ी थी। न उसके चेहरे पर डर था, न भागने की कोशिश, लेकिन उसके शब्दों ने पूरे कक्ष को भीतर तक हिला दिया था। मैं महक नगर की जासूस हूँ। भीमर्थ की तलवार अब भी उसकी गर्दन की ओर उठी हुई थी। कालिंद्र की आंखों में क्रोध था। जगन पूरी तरह सतर्क खड़ा था और निशा, उसकी आंखों में केवल ठंडी शंका थी। लेकिन सबसे शांत व्यक्ति सौरभ था। कुछ क्षणों तक पूरा कक्ष बिल्कुल स्थिर रहा। फिर सौरभ धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी नजर सीधी अमायरा की आंखों में थी। सब सच बताओ। उसकी आवाज न ऊंची थी, न कठोर, लेकिन इतनी भारी थी कि कमरे की हवा तक रुक गई। अमायरा ने धीरे धीरे गहरी सांस ली, फिर कहना शुरू किया, महक नगर और जोसिंगा ने मिलकर एक योजना बनाई है। छायावध योजना। निशा की आंखें सिकुड़ गईं। अमायरा आगे बोली, उनका उद्देश्य सिर्फ आपकी हत्या नहीं है। वे चंद्रनगर को भीतर से तोड़ना चाहते हैं। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। सौरभ शांत खड़ा सुनता रहा। उन्होंने अपने गुप्तचर, व्यापारी और कुछ खरीदे हुए लोग पहले ही चंद्रनगर में भेज दिए हैं। कालिंद्र ने मुट्ठी भींच ली। कौन लोग? वह गर्जा। अमायरा कुछ क्षण चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, मुझे नाम नहीं पता। लेकिन उसकी आवाज और धीमी हो गई। उनका संपर्क महल के किसी बड़े व्यक्ति से है। बस इतना सुनते ही पूरा कक्ष भारी हो गया। भीमर्थ तुरंत गर्जा, महाराज, इसे अभी बंदी बना लेना चाहिए। ये झूठ भी बोल सकती है। निशा ने भी ठंडी आवाज में कहा, मैं इससे सहमत हूँ। ये दुश्मन की जासूस है। इस पर भरोसा करना मूर्खता होगी। अमायरा चुप रही। उसने विरोध नहीं किया, लेकिन अगले ही पल सौरभ ने जो कहा उसने सबको स्तब्ध कर दिया। अब से उसकी आवाज पूरी तरह शांत थी। अमायरा हमारी तरफ से जासूसी करेगी। पूरा कक्ष जम गया। चंद्ररूपा की आंखें फैल गईं। कालिंद्र आगे बढ़ा, महाराज, लेकिन सौरभ ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। निशा पहली बार सीधे उसकी ओर देखने लगी। आप एक दुश्मन पर भरोसा कर रहे हैं। उसकी आवाज में दबा हुआ विरोध साफ था। सौरभ धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ा। नहीं, उसकी आंखों में ठंडी चमक उतर आई। मैं दुश्मन के डर का उपयोग कर रहा हूं। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। अमायरा भी कुछ क्षणों तक उसे देखती रह गई, क्योंकि वह समझ चुकी थी ये व्यक्ति बाकी राजाओं जैसा नहीं है। सभा समाप्त होने के बाद महल के एक लंबे अंधेरे गलियारे में निशा और अमायरा आमने सामने खड़ी थीं। दोनों के बीच ठंडी हवा बह रही थी। निशा की आंखों में अब भी विश्वास नहीं था। अगर तुमने धोखा दिया, उसने धीमे स्वर में कहा, तो मैं तुम्हें खुद मारूंगी। अमायरा ने उसकी आंखों में देखा। अगर मुझे धोखा देना होता, उसकी आवाज थकी हुई थी, तो मैं सच कभी नहीं बताती। कुछ क्षणों तक दोनों एक दूसरे को देखती रहीं। फिर निशा बिना कुछ कहे मुड़ गई, लेकिन उसके मन का शक खत्म नहीं हुआ था। उधर महल की सबसे ऊंची बालकनी पर सौरभ अकेला खड़ा था। नीचे पूरा चंद्रनगर रोशनी में चमक रहा था, लेकिन उस रात उसकी आंखों में अलग ही गंभीरता थी। पीछे से चंद्ररूपा आए। तुमने सही किया, उसने धीमे स्वर में पूछा। सौरभ कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, युद्ध में कभी कभी सबसे टूटे हुए लोग सबसे उपयोगी हथियार बन जाते हैं। चंद्ररूपा उसकी ओर देखने लगी। उसे महसूस हो रहा था सौरभ हर दिन और ठंडा होता जा रहा है। उसी समय चंद्रनगर के पश्चिमी हिस्से में स्थित विशाल बारूद भंडार के बाहर कुछ परछाइयां चुपचाप आगे बढ़ रही थीं। काले वस्त्र, ढके हुए चेहरे और हाथों में छोटे धातु के पात। उन्होंने पहरेदारों को दूर से देखा, फिर अंधेरे में गायब हो गए। कुछ ही क्षण बाद भंडार के भीतर हल्की चिंगारी जली और फिर पूरा आसमान फट पड़ा। धड़ाम! इतना भयानक विस्फोट हुआ कि पूरा चंद्रनगर कांप उठा। आग की विशाल लपटें आसमान तक उठ गईं। पास की इमारतों की खिड़कियां टूट गईं। लोग चीखते हुए सड़कों पर भागने लगे। सैनिकों की आवाजें गूंज उठीं। आग! बारूद भंडार में हमला हुआ है। पूरा नगर अफरा तफरी में डूब गया। महल की बालकनी पर खड़ा सौरभ तुरंत पीछे मुड़ा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं।
दूर पश्चिम दिशा में आग का विशाल स्तंभ उठ रहा था। कुछ ही क्षणों बाद वह खुद घोड़े पर सवार होकर घटनास्थल की ओर निकल पड़ा। कालिंद, जगन, भीमर्थ, निशा सब उसके पीछे थे। जब वे वहां पहुंचे, पूरा क्षेत्र जल रहा था। घायल लोग चीख रहे थे। सैनिक मलबा हटाने की कोशिश कर रहे थे। धुएं से पूरा आसमान काला हो चुका था। सौरभ बिना रुके आग के बीच आगे बढ़ता गया। तभी मलबे के नीचे दबे एक छाया सैनिक ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह बुरी तरह घायल था। उसके मुंह से खून बह रहा था। सौरभ तुरंत उसके पास झुका। किसने किया ये? सैनिक की सांसें टूट रही थीं। उसने मुश्किल से आंखें खोली। फिर बहुत धीमे स्वर में सिर्फ एक शब्द कहा, सेनापति। और अगले ही पल उसका हाथ ढीला पड़ गया। वह मर चुका था। सौरभ कुछ क्षण वहीं स्थिर बैठा रहा। उसकी आंखों में अब आग की लपटें चमक रही थीं, क्योंकि अब शक महल के सबसे ऊंचे लोगों तक पहुंच चुका था। दूर आसमान में धुआं फैलता जा रहा था और उसी पल चंद्रनगर का ये युद्ध और भी खतरनाक हो चुका था। रात एक बार फिर चंद्रनगर पर उतर चुकी थी, लेकिन अब यह वही रात नहीं थी। हवा में धुएं की गंध घुली हुई थी। पश्चिमी क्षेत्र में हुए विस्फोट की आग अब धीमी पड़ चुकी थी, लेकिन उसका असर पूरे नगर पर फैल चुका था। कई घरों की दीवारें टूट गई थीं। घायल सैनिकों की कराह अब भी चिकित्सालयों से सुनाई दे रही थी। और सबसे भयावह बात, अब चंद्रनगर के भीतर डर पैदा हो चुका था। महल की ऊंची दीवारों पर सैनिक पहले से दोगुने कर दिए गए थे। हर द्वार पर छाया सेना मौजूद थी। गलियारों में चलते कदमों की आवाजें भी अब सतर्क लग रही थीं, क्योंकि मरते हुए छाया सैनिक का आखिरी शब्द पूरे महल में फैल चुका था। सेनापति। बस एक शब्द, लेकिन उसी एक शब्द ने पूरे साम्राज्य को शक में डुबो दिया था। महल के विशाल युद्ध कक्ष में गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। कालिंद, जगन, भीमर्थ, निशा और कई वरिष्ठ अधिकारी वहां मौजूद थे। कमरे के बीचों बीच खड़ा था सौरभ। उसकी आंखों में अब अजीब ठंडापन उतर आया था। कुछ क्षणों तक वह बिना कुछ बोले सबको देखता रहा। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति समझ रहा था, अब किसी पर भरोसा नहीं बचा। सबसे पहले भीमर्थ आगे बढ़ा। महाराज, उसकी आवाज भारी थी, आदेश दीजिए। जिसने भी ये किया है, मैं उसका सिर काटकर आपके चरणों में रख दूंगा। लेकिन सौरभ शांत रहा। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी नजर धीरे धीरे कालिंद्र पर गई, फिर जगन पर, फिर वापस भीमर्थ पर। कमरे की हवा और भारी हो गई, क्योंकि पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि सौरभ अब उन पर भी शक कर सकता है। कुछ देर बाद सौरभ धीरे धीरे बोला, दुश्मन यही चाहता है। सभी उसकी ओर देखने लगे। वह चाहता है कि हम एक दूसरे पर शक करें। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसके भीतर छिपा क्रोध महसूस किया जा सकता था। और अगर हमने बिना सोचे कदम उठाया, उसने धीरे धीरे कहा, तो हम खुद अपने साम्राज्य को तोड़ देंगे। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। फिर सौरभ आगे बढ़ा, इसलिए उसकी आंखों में ठंडी चमक उभरी। कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। ये सुनते ही सभी चौंक गए। निशा तुरंत बोली, महाराज, ये खतरनाक हो सकता है। अगर गद्दार सच में महल के भीतर है तो। मुझे पता है, सौरभ ने उसकी बात काट दी। कुछ क्षणों तक वह शांत रहा, फिर बहुत धीमे स्वर में बोला, लेकिन मैं चाहता हूं कि वह खुद गलती करे। कमरे में बैठे हर व्यक्ति की रीढ़ में ठंडक उतर गई, क्योंकि अब ये केवल जांच नहीं थी, यह मानसिक युद्ध बन चुका था। कुछ देर बाद सौरभ ने सभी सेनापतियों को अलग अलग आदेश दिए। कालिंद्र को पश्चिमी सीमा की सुरक्षा सौंपी गई, जगन को व्यापार मार्गों की निगरानी, भीमर्थ को बारूद भंडारों की सुरक्षा। लेकिन किसी को यह नहीं बताया गया कि बाकी को क्या आदेश मिला है। ये जानबूझकर किया गया था, ताकि अगर कोई गद्दार हुआ तो वह अपनी अगली चाल में खुद सामने आ जाए। सभा समाप्त होते ही पूरा महल और भी ज्यादा तनाव में डूब गया। उधर महल के नीचे बने गुप्त मार्गों में निशा अपनी छाया सेना के साथ आगे बढ़ रही थी। दीवारों पर मशालों की रोशनी कांप रही थी। सीलन भरी हवा में अजीब सन्नाटा था। एक छाया सैनिक धीरे से बोला, महारागी, हमें आगे कुछ मिला है। निशा तुरंत सतर्क हो गई। वे सभी आगे बढ़े। कुछ दूर जाने के बाद दीवार के पीछे छिपा एक लोहे का दरवाजा दिखाई दिया। उस पर धूल जमी हुई थी, लेकिन ताले पर ताजा खरोंचें थीं। निशा की आंखें सिकुड़ गईं। दरवाजा खोलो। दो सैनिक आगे बढ़े। धीरे धीरे भारी दरवाजा खुला। चर्र, और अगले ही पल सभी कुछ क्षणों के लिए स्थिर रह गए। वह एक गुप्त कक्ष था, काला कक्ष। दीवारों पर 3 बड़े नक्शे लगे थे, महकनगर, जोसिंगर और चंद्रनगर। वहां कई गुप्त चिन्ह बने हुए थे। कुछ जगहों पर लाल निशान, कुछ पर काले।
मेज पर अधजले संदेश पड़े थे और एक कोने में चंद्रनगर के सैनिकों की गतिविधियों का पूरा विवरण। निशा की आंखों में अब खतरनाक ठंडापन उतर चुका था, क्योंकि अब ये साफ था, गद्दार बहुत समय से काम कर रहा था। उधर अमायरा अपने कक्ष में अकेली बैठी थी। उसकी आंखों में बेचैनी थी। वह समझ चुकी थी, अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो चंद्रनगर टूट सकता है। कुछ देर बाद उसने निर्णय ले लिया। उसने काले वस्त्र पहने, चेहरा ढका और चुपचाप अपने कक्ष से बाहर निकल गई। रात गहरी हो चुकी थी। वह पुराने बाजार के पीछे बने सुनसान हिस्से तक पहुंची। वहां अंधेरे में एक व्यक्ति पहले से खड़ा था, महक नगर का गुप्त संपर्क। उसने धीमे स्वर में पूछा, तुम वापस क्यों आए हो? अमायरा ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे असली गद्दार के बारे में जानना है। वह व्यक्ति कुछ क्षण चुप रहा, फिर हल्का हंसा, तुम बहुत देर कर चुकी हो। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। अब खेल बहुत आगे बढ़ चुका है। अमायरा की आंखें सिकुड़ गईं। कौन है वह? कुछ क्षणों तक सन्नाटा रहा। फिर वह व्यक्ति धीरे धीरे बोला, चंद्रनगर का एक बहुत पुराना व्यक्ति, जो सौरभ के सबसे करीब है। अमायरा का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और पूछती, वह आदमी अंधेरे में गायब हो चुका था। उधर महल की सबसे ऊंची दीवार पर सौरभ अकेला खड़ा था। हवा तेज चल रही थी। उसकी आंखें नीचे फैले चंद्रनगर पर टिकी थीं, लेकिन उसे महसूस हो रहा था, अंधेरा अब और करीब आ चुका है। उसी समय महल के एक पुराने हिस्से में एक गुप्त दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर अंधेरा था। कुछ क्षण बाद दो परछाइयां आमने सामने खड़ी थीं। दोनों के चेहरे ढके हुए। उनमें से एक ने धीमे स्वर में कहा, बहुत जल्द सौरभ गिर जाएगा। अगले ही पल बिजली चमकी। एक पल के लिए रोशनी कमरे में फैली और उसी क्षण सामने खड़े व्यक्ति के कवच का एक हिस्सा दिखाई दिया। चंद्रनगर के वरिष्ठ सेनाधिकारियों का चिन्ह, लेकिन चेहरा अब भी अंधेरे में छिपा हुआ था। और अगले ही पल कमरा फिर अंधेरे में डूब गया। रात धीरे धीरे चंद्रनगर पर उतर रही थी, लेकिन अब ये केवल रात नहीं थी। ये डर था, शक था और एक ऐसा अंधेरा था जो हर चेहरे के पीछे छिपा दिखाई देने लगा था। महल की दीवारों पर मशालें जल रही थीं। सैनिक पहले से ज्यादा सतर्क खड़े थे। हर आने जाने वाले की जांच हो रही थी, यहाँ तक कि महल के भीतर काम करने वाले पुराने सेवकों तक की निगरानी शुरू हो चुकी थी। क्योंकि अब किसी पर भरोसा नहीं बचा था। महल के सबसे गुप्त युद्ध कक्ष में सौरभ अकेला खड़ा था। उसके सामने कई नक्शे फैले हुए थे। उसकी आंखें शांत थीं, लेकिन भीतर उसका मन लगातार काम कर रहा था। कुछ क्षणों बाद दरवाजा खुला। कालिंद्र भीतर आया। महाराज। सौरभ ने उसकी ओर देखा, फिर धीरे धीरे मेज पर रखा एक नक्शा उसकी ओर बढ़ाया। पश्चिमी सीमा पर बारूद का नया भंडार भेजा जाएगा, उसने शांत स्वर में कहा। यह जानकारी केवल तुम्हारे पास रहेगी। कालिंद्र ने सिर झुका दिया। जैसा आदेश। वह चला गया। कुछ देर बाद जगन आया। उसे सौरभ ने बिल्कुल अलग योजना बताई। 3 दिन बाद हम गुप्त रूप से उत्तर व्यापार मार्ग पर सैनिक भेजेंगे। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जगन ने आदेश स्वीकार किया और चला गया। फिर भीमर्थ आया। उसे एक और अलग योजना दी गई। महल के नीचे छिपे पुराने खजाने को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाएगा। ये सूचना बाहर नहीं जानी चाहिए। भीमर्थ ने भी सिर झुकाया। कुछ ही देर में तीनों सेनापति जा चुके थे और कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। उसी समय पीछे से निशा की आवाज आई, आप उन्हें परख रहे हैं? सौरभ ने बिना पीछे देखे कहा। हाँ, उसकी आवाज ठंडी थी। अब मुझे सच जानना है। निशा कुछ क्षण उसे देखती रही, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके हाथ में अधजला कागज था। हमें काले कक्ष से यह मिला है। सौरभ ने कागज लिया। उस पर एक पुराना चिन्ह बना था। सौरभ की आंखें हल्की सिकुड़ गईं। यह है, निशा धीमे स्वर में बोली, पुराने चंद्रनगर सेना विभाग का चिन्ह है। कुछ क्षणों तक दोनों चुप रहे। फिर सौरभ ने बहुत धीमे स्वर में कहा, मतलब गद्दार मेरे सत्ता में आने से पहले से महल में मौजूद है। कमरे की हवा और भारी हो गई। उधर रात का दूसरा पहर। महल की सबसे ऊंची बालकनी पर सौरभ अकेला बैठा था। आसमान में बादल छाए हुए थे। दूर चंद्रनगर की रोशनियां चमक रही थीं, लेकिन उस रात उसकी आंखों में अजीब थकान थी। पीछे से हल्के कदमों की आवाज आई। चंद्रोरूपा। वह धीरे धीरे उसके पास आकर खड़ी हो गई। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर उसने धीरे से पूछा, तुम सोए नहीं? सौरभ हल्का मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान बहुत थकी हुई थी। राजा, उसने धीरे से कहा, अक्सर सबसे कम सोते हैं। चंद्रोरूपा उसकी ओर देखने लगी। उसने पहली बार महसूस किया,
सौरभ बाहर से जितना मजबूत दिखता है, भीतर से उतना ही अकेला होता जा रहा है। कुछ क्षणों बाद सौरभ ने खुद कहना शुरू किया, अगर गद्दार सच में मेरे करीब हुआ, उसकी आवाज धीमी पड़ गई, तो शायद यह मेरी सबसे बड़ी हार होगी। चंद्ररूपा की आंखें हल्की भर आईं। वह धीरे धीरे उसके पास बैठ गई। हर लड़ाई तलवार से नहीं हारी जाती, उसने बहुत शांत स्वर में कहा। सौरभ उसकी ओर देखने लगा। कुछ क्षणों तक दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर चंद्ररूपा ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम अकेले नहीं हो। हवा धीरे धीरे बह रही थी, और कई दिनों बाद पहली बार सौरभ की आंखों का ठंडापन थोड़ा कम हुआ। उधर महल के दूसरे हिस्से में अमायरा अपने कक्ष की ओर लौट रही थी। रात बहुत शांत थी, बहुत ज्यादा शांत। उसके कदम अचानक रुक गए, क्योंकि उसे महसूस हुआ कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। अंधेरा, सन्नाटा, लेकिन अगले ही पल एक काली परछाई बिजली की तरह उसकी ओर झपटी। क्षण, तलवार की चमक अंधेरे में कौंधी। अमायरा मुश्किल से पीछे हटी। हमलावर ने दूसरा वार किया। इस बार उसकी बांह कट गई। खून जमीन पर गिर पड़ा। अमायरा लड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सामने वाला बेहद तेज था। तभी ऊपर से एक काली परछाई नीचे गिरी। निशा, उसकी तलवार सीधे हमलावर से टकराए। क्षण, चिंगारियां उड़ीं। अगले ही पल चारों ओर से छाया सेना निकल आई। हमलावर समझ चुका था वह गिर चुका है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन निशा उससे भी तेज थी। उसकी तलवार बिजली की तरह घूमी। छाक, हमलावर जमीन पर गिर पड़ा। उसके सीने से खून बहने लगा। निशा तुरंत उसके पास पहुंची। किसने भेजा तुम्हें? हमलावर हंस पड़ा। उसके मुंह से खून निकल रहा था। फिर उसने बहुत मुश्किल से कहा, वह। उसकी सांस टूटने लगी। लौट आया है। बस इतना कहकर उसका सिर एक तरफ झुक गया। वह मर चुका था। अमायरा दर्द से दीवार के सहारे बैठ गई, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि अब कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी इस खेल में उतर चुका था। उधर अगली सुबह महल के गुप्त कक्ष में सौरभ और निशा खड़े थे। एक छाया सैनिक तेजी से भीतर आया। महाराज, उसकी आवाज भारी थी, पश्चिमी सीमा वाले बारूद भंडार पर हमला हुआ है। कुछ क्षणों तक पूरा कमरा शांत हो गया। सौरभ की आंखें धीरे धीरे सिकुड़ गईं, क्योंकि वह जानकारी केवल एक ही व्यक्ति को दी गई थी, कालिंद। कमरे की हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई, और उसी पल शक पहली बार सीधे एक नाम पर टिक चुका था। सुबह चंद्रनगर पर भारी उतर रही थी। आसमान धुंधला था। हवा में बारूद और जले हुए लकड़ी की गंध अब भी घुली हुई थी। पश्चिमी सीमा पर हुए हमले की खबर अब पूरे महल में फैल चुकी थी, और उसी के साथ एक नाम भी, कालिंद। महल के विशाल सभा कक्ष में गहरा तनाव फैला हुआ था। दीवारों पर लगी मशालें कांप रही थीं, और उसी कांपती रोशनी में हर चेहरा गंभीर दिखाई दे रहा था। निशा सबसे आगे खड़ी थी। उसकी आंखों में अब कोई नरमी नहीं बची थी। पश्चिमी बारूद भंडार की जानकारी, उसने धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा, केवल एक व्यक्ति को दी गई थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। सभी की नजर धीरे धीरे कालिंद्र की ओर मुड़ गई। वह वहीं खड़ा था, शांत, स्थिर, लेकिन उसकी मुट्ठियां कस चुकी थीं। कुछ क्षणों तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर भीमर्थ आगे बढ़ा। महाराज, उसकी भारी आवाज पूरे कक्ष में गूंज उठी। ये संयोग नहीं हो सकता। जगन भी गंभीर था। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में भी शक साफ दिखाई दे रहा था। चंद्ररूपा बेचैन होकर सौरभ की ओर देखने लगी, क्योंकि पूरा वातावरण टूटने की कगार पर पहुंच चुका था। और सबसे बीच में सौरभ। उसका चेहरा पूरी तरह शांत था, लेकिन उसकी आंखें बेहद गहरी हो चुकी थीं। वह धीरे धीरे कालिंद्र की ओर बढ़ा। पूरा कक्ष सांस रोके उन्हें देखने लगा। कालिंद्र ने सिर नहीं झुकाया। वह सीधा सौरभ की आंखों में देखता रहा। कुछ क्षणों तक दोनों के बीच सन्नाटा रहा। फिर सौरभ ने पूछा, क्या तुमने ये जानकारी बाहर पहुंचाई? उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें ऐसा भार था कि पूरा कक्ष कांप उठा। कालिंद्र की आंखों में पहली बार चोट दिखाई दी। आप? उसने धीरे से कहा, मुझसे ये पूछ रहे हैं? उसकी आवाज टूट रही थी, लेकिन उसमें दर्द ज्यादा था, क्रोध कम। सौरभ चुप रहा, और यही चुप्पी सबसे ज्यादा खतरनाक थी। कुछ क्षणों बाद कालिंद्र धीरे धीरे घुटनों पर बैठ गया। पूरा कक्ष स्तब्ध रह गया। उसने अपना सिर झुका लिया। मैंने आपके लिए खून बहाया है। उसकी आवाज भारी हो चुकी थी। मैंने आपके लिए अपने लोगों को छोड़ा, अपनी जिंदगी छोड़ी। उसकी मुट्ठियां कांपने लगीं, और आज उसने धीरे धीरे सिर उठाया। आपकी आंखों में भी वही शक देख रहा हूं। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। चंद्ररूपा की आंखें भर आईं।
भीमर्क भी अब शांत हो चुका था, लेकिन निशा की नजर अब भी ठंडी थी। कुछ क्षणों तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर सौरभ ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं करूंगा। पूरा कक्ष चौंक गया। निशा तुरंत आगे बढ़ी। महाराज, ये जोखिम है। लेकिन सौरभ ने उसकी ओर देखे बिना कहा, अगर कालेंद्र गद्दार है, उसकी आवाज धीमी लेकिन भारी थी, तो वह जल्द गलती करेगा। फिर उसकी नजर कालेंद्र पर गई। और अगर नहीं, कुछ क्षणों तक वह चुप रहा, तो मैं अपने सबसे वफादार व्यक्ति को खो दूंगा। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। कालेंद्र कुछ क्षण उसे देखता रहा, फिर धीरे धीरे उठा, लेकिन उसकी आंखों में जो दर्द था, वह पहले कभी नहीं था। सभा समाप्त हो गई, लेकिन उसके बाद महल पहले जैसा नहीं रहा। अब सैनिक भी एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे थे। कुछ लोग कालेंद्र के पक्ष में थे, कुछ उसके खिलाफ। धीरे धीरे चंद्रनगर भीतर से टूटने लगा था। उधर रात गहरी हो चुकी थी। महल के एक शांत हिस्से में कालेंद्र अकेला बैठा था। उसके सामने उसकी तलवार रखी थी। दीवार पर जलती छोटी सी मशाल उसकी आंखों में कांपती रोशनी डाल रही थी। वह लंबे समय तक तलवार को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, क्या वफादारी का अंत हमेशा शक होता है? उसकी आवाज खाली लग रही थी, मानो भीतर कुछ टूट चुका हो। उसने आंखें बंद कर लीं, और पहली बार उसकी आंखों से एक आंसू नीचे गिरा। उधर महल के नीचे बने गुप्त कक्ष में एक नकाबपोश व्यक्ति खड़ा था। उसके सामने दूसरा व्यक्ति झुका हुआ था। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। नकाबपोश व्यक्ति हल्का हंसा। अच्छा। उसकी आवाज धीमी और खतरनाक थी। अब चंद्रनगर खुद अपने अंदर से टूटेगा। उसने धीरे धीरे कहा, शक सबसे खतरनाक जहर होता है। और उसी समय महल की दीवारों पर खड़ी निशा दूर से सब देख रही थी। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि उसे अभी अभी सूचना मिली थी, कालेंद्र अपने कक्ष से बाहर निकला है। वह तुरंत अंधेरे में गायब हो गई। रात और गहरी होती गई। कालेंद्र अकेला महल के पिछले हिस्से की ओर बढ़ रहा था। हवा तेज चल रही थी। आसमान में बादल गरज रहे थे। कुछ देर बाद वह पुराने खंडहर जैसे हिस्से के पास जाकर रुक गया। वहां पहले से कोई मौजूद था। काले वस्त्र, ढका हुआ चेहरा और हाथ में लंबा भाला। निशा दूर अंधेरे में छिपकर यह सब देख रही थी। उसकी पकड़ तलवार पर मजबूत हो गई। बिजली चमकी। एक पल के लिए दोनों की परछाइयां साफ दिखाई दी। और उसी क्षण कालेंद्र ने धीरे धीरे उस नकाबपोश व्यक्ति की ओर कदम बढ़ाया। रात अब पहले से कहीं अधिक भयावह हो चुकी थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे। बिजली बार बार चमक रही थी और हर चमक के साथ महल के पीछे फैले पुराने खंडहर कुछ पल के लिए जीवित से लगने लगते। निशा अंधेरे में छिपी खड़ी थी। उसकी नजर सामने खड़े कालेंद्र पर टिकी हुई थी। उसकी उंगलियां तलवार की मूठ पर कस चुकी थीं। बस एक संकेत, और अगले ही पल वह हमला कर देती। क्योंकि इस समय पूरा चंद्रनगर यही मान चुका था कि कालेंद्र ही गद्दार है। सामने खड़ा नकाबपोश व्यक्ति धीरे धीरे कालेंद्र के करीब आया। हवा तेज चलने लगी, बिजली चमकी, और उसी पल कालेंद्र ने बहुत धीमे स्वर में कहा, तुम देर से आए। निशा की आंखें सिकुड़ गईं। नकाबपोश व्यक्ति ने चारों ओर देखा, फिर फुसफुसाया, महल के भीतर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कालेंद्र शांत रहा। मुझे पता है। उसकी आवाज भारी थी। अब जल्दी बोलो। नकाबपोश व्यक्ति कुछ क्षण चुप रहा। फिर उसने अपने वस्त्रों के भीतर से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला। ये वही जानकारी है जो आपने मंगवाई थी। निशा हल्का चौंकी। आपने? उसके मन में सवाल उठा। कालेंद्र ने तुरंत कागज लिया और तेजी से पढ़ने लगा। कुछ ही क्षणों बाद उसकी आंखें सिकुड़ गईं। तो सच में? उसने धीमे स्वर में कहा, किसी ने जानबूझकर मेरे नाम वाली सूचना बाहर पहुंचाई। निशा के भीतर जैसे बिजली दौड़ गई, क्योंकि अब ये साफ था, कालेंद्र गद्दार नहीं था, वह खुद जाल में फंसाया गया था। लेकिन इससे पहले कि वह बाहर आती, कालेंद्र अचानक बोला, बाहर आ जाओ निशा। निशा तुरंत स्थिर हो गई। कुछ क्षणों तक सन्नाटा रहा। फिर वह धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आए। नकाबपोश व्यक्ति तुरंत पीछे हट गया, लेकिन कालेंद्र शांत खड़ा रहा। उसकी आंखों में थकान थी। तुम मेरा पीछा कर रही थी। निशा ने तलवार नीचे नहीं की। और मुझे पछतावा नहीं है। उसकी आवाज ठंडी थी। पूरा साम्राज्य तुम्हारे नाम पर शक कर रहा है। कालेंद्र हल्का हंसा, लेकिन वह हंसी दर्द से भरी थी। अच्छा है, उसने धीरे से कहा, कम से कम दुश्मन यही चाहता था। निशा कुछ क्षण उसे देखती रही। फिर उसकी नजर उस कागज पर गई। उसमें क्या है? कालेंद्र का चेहरा गंभीर हो गया। यह है, उसने धीमे स्वर में कहा, इस बात का प्रमाण है कि दुश्मन सौरभ को समझने लगा है।
निशा की आंखें सिकुड़ गईं। कालेंद्र आगे बोला, सौरभ ने जो झूठी योजनाएं फैलाई थीं, उनमें से मेरे हिस्से वाली योजना ही बाहर नहीं गई, बल्कि दुश्मन पहले से जानता था कि वह ऐसा जाल बिछाएगा। कुछ क्षणों तक हवा तक शांत हो गई। निशा पहली बार भीतर से हिल गई, क्योंकि इसका मतलब था दुश्मन केवल चंद्रनगर की गतिविधियां नहीं जानता था, वह सौरभ की सोच तक पढ़ने लगा था। उधर महल के भीतर स्थिति विस्फोटक हो चुकी थी। किसी ने अफवाह फैला दी थी। कालेंद्र भाग गया। बस इतना सुनते ही सैनिकों के बीच तनाव फैल गया। कुछ सैनिक गरज रहे थे, वह गद्दार है। दूसरी ओर कालेंद्र के वफादार सैनिक तलवारें निकाल चुके थे। सेनापति कभी गद्दार नहीं हो सकते। महल के गलियारों में धक्का मुक्की शुरू हो गई। एक सैनिक ने दूसरे को धक्का दिया। अगले ही पल क्षण तलवार बाहर निकल आए और फिर पूरा वातावरण अराजकता में बदल गया। सैनिक एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। कुछ मंत्री भागते हुए सुरक्षित कक्षों की ओर जा रहे थे। महल पहली बार भीतर से टूटता दिखाई दे रहा था। उसी समय सभा कक्ष का विशाल द्वार धड़ाम से खुला और भीतर प्रवेश किया सौरभ ने। उसकी आंखें खतरनाक रूप से शांत थीं, लेकिन उस शांति के भीतर तूफान छिपा था। सभी धीरे धीरे शांत होने लगे, लेकिन कुछ सैनिक अब भी बहस कर रहे थे। तभी सौरभ गरजा। बस उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि पूरा कक्ष कांप उठा। सन्नाटा, पूर्ण सन्नाटा। सभी स्थिर रह गए। सौरभ धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों में अब वह अंधेरा दिखाई दे रहा था जिससे दुश्मन डरते थे। दुश्मन बाहर नहीं, उसने भारी स्वर में कहा, हमारे दिमाग के भीतर घुस चुका है। कोई कुछ नहीं बोला, किसी की हिम्मत नहीं हुई। और तुम सब, उसकी आवाज और ठंडी हो गई, उसी का खेल खेल रहे हो। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति ने सिर झुका लिया। उसी समय सभा कक्ष के द्वार फिर खुले। निशा और कालेंद्र भीतर आए। पूरा कक्ष फिर तनाव में डूब गया, लेकिन इस बार सौरभ शांत रहा। कालेंद्र धीरे धीरे उसके सामने आया। फिर उसने वह कागज उसकी ओर बढ़ा दिया। महाराज, उसकी आवाज भारी थी, असली खेल इससे कहीं बड़ा है। सौरभ ने कागज लिया। कमरे में मौत जैसा सन्नाटा फैल गया। उसने धीरे धीरे उसे खोला। उसकी आंखें शब्दों पर टिक गईं, और अगले ही पल पहली बार उसके चेहरे की शांति हल्की टूटती दिखाई दी। कुछ क्षणों तक वह बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। चंद्ररूपा की सांसें तेज हो गईं। निशा की आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि उस कागज पर लिखा नाम किसी दुश्मन का नहीं था। वह नाम था आचार्य विष्णुगुप्त। पूरा कक्ष जैसे जम गया, और उसी पल विश्वास का ये युद्ध अपनी सबसे खतरनाक दिशा में मुड़ चुका था। सभा कक्ष उस रात जैसे पत्थर बन गया था। दीवारों पर जलती मशालें कांप रही थीं, लेकिन कमरे के भीतर मौजूद कोई भी व्यक्ति हिल नहीं रहा था। हर चेहरा स्तब्ध था, हर आंख एक ही दिशा में टिकी हुई थी। सौरभ के हाथ में पकड़ा वह कागज, और उस पर लिखा एक नाम, आचार्य विष्णुगुप्त। कुछ क्षणों तक ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। सबसे पहले चंद्ररूपा ने धीरे से फुसफुसाया, नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी, यह असंभव है। जगन की आंखें फैल चुकी थीं। भीमर्थ के चेहरे पर अविश्वास था। यहां तक कि निशा भी पहली बार पूरी तरह शांत हो गई थी, क्योंकि यह नाम किसी साधारण व्यक्ति का नहीं था। आचार्य विष्णुगुप्त वही व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रनगर को व्यवस्थित किया, सेनाओं को संगठित किया, और सौरभ को सत्ता संभालने में सबसे ज्यादा सहायता दी थी। उन्होंने हमेशा राज्य के हित की बात की थी। ऐसे व्यक्ति पर शक करना मानो अपनी नींव पर शक करना था। पूरा कक्ष सौरभ की ओर देखने लगा, लेकिन वह बिल्कुल शांत खड़ा था, बहुत ज्यादा शांत, और यही शांति सबसे भयावह थी। उसकी आंखें अब भी उसी नाम पर टिकी हुई थीं। कुछ क्षणों बाद उसने धीरे धीरे कागज मोड़ा, फिर बिना कुछ कहे मुड़ गया और सभा कक्ष से बाहर चला गया। कोई उसे रोक नहीं पाया, क्योंकि सभी समझ चुके थे इस समय उसके भीतर क्या चल रहा होगा। उधर महल की सबसे ऊंची बालकनी पर सौरभ अकेला खड़ा था। रात बहुत गहरी हो चुकी थी, हवा तेज चल रही थी। नीचे पूरा चंद्रनगर रोशनी में चमक रहा था, लेकिन उस रात वह रोशनी भी ठंडी लग रही थी। सौरभ ने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी खोली। उसके हाथ में वही कागज था। उसने उसे फिर खोला। आचार्य विष्णुगुप्त। उसकी आंखों में यादें उतरने लगीं। उसे याद आया, पहली मुलाकात, आचार्य की सलाहें, युद्ध के समय उनका शांत रहना, और वह दिन जब उन्होंने कहा था, राज्य तलवार से नहीं, व्यवस्था से टिकते हैं। सौरभ ने आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षणों तक केवल हवा की आवाज सुनाई देती रही। फिर उसने बहुत धीमे स्वर में खुद से पूछा, अगर वही गद्दार निकले। उसकी आवाज टूटने लगी,
तो क्या मैं लोगों को पहचानने में हमेशा गलत रहा? उस प्रश्न के बाद रात और भारी हो गई। उधर महल के भीतर निशा अपने कक्ष में बैठी थी। उसके सामने कई कागज फैले हुए थे, पुराने संदेश, गुप्त चिन्ह और काले कक्ष से मिली सूचनाएं। लेकिन उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, आचार्य विष्णुगुप्त। निशा ने गहरी सांस ली। नहीं, उसने खुद से कहा, कुछ गलत है। उसकी आंखें तेज हो गईं, क्योंकि वह जानती थी असली गद्दार इतना आसान नहीं होगा कि सीधे अपना नाम छोड़ दे। फिर अचानक उसकी नजर एक बात पर रुकी, कागज पर बना चिन्ह। वह चिन्ह पुराने सेना विभाग का था, लेकिन उसकी लिखावट नई थी, बहुत नई। निशा की आंखें सिकुड़ गईं। किसी ने, उसने धीरे से कहा, जानबूझकर यह नाम सामने रखा है। अब उसके भीतर का शक बदल चुका था। ये केवल गद्दारी नहीं थी, ये किसी बहुत बड़े मानसिक खेल का हिस्सा था। उधर रात का तीसरा पहर, चंद्रोरूपा धीरे धीरे महल की बालकनी की ओर बढ़ रही थी। उसे पता था सौरभ वहीं होगा, और सच में वह वहीं खड़ा था, अकेला, शांत, लेकिन भीतर से टूटा हुआ। कुछ क्षणों तक चंद्रोरूपा कुछ नहीं बोली, फिर धीरे से उसके पास आकर खड़ी हो गई। तुम अब भी यहीं हो? सौरभ हल्का मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान बेहद थकी हुई थी। नींद नहीं आ रही, उसकी आवाज धीमी थी। चंद्रोरूपा उसकी ओर देखने लगी। उसने पहली बार महसूस किया, सौरभ सच में थक चुका है, सिर्फ युद्ध से नहीं, लोगों से, विश्वास से। कुछ क्षणों बाद सौरभ ने खुद कहना शुरू किया, राजा होना आसान है। उसकी नजर नीचे फैले नगर पर थी, लेकिन हर उस इंसान पर शक करना। उसकी आवाज भारी हो गई, जिसे तुम अपना मानते हो। वह रुक गया, उसकी सांसें धीमी पड़ गईं। ये सबसे कठिन चीज है। चंद्रोरूपा की आंखें भर आईं। वह धीरे धीरे उसके और करीब आ गई। फिर उसने बहुत शांत स्वर में कहा, हर नाम सच नहीं होता। सौरभ उसकी ओर देखने लगा, और हर सच्चाई वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। कुछ क्षणों तक दोनों बस चुप खड़े रहे। हवा बहती रही, और उस अंधेरे में दो टूटे हुए लोग एक दूसरे का सहारा बने खड़े थे। उधर महल के नीचे बने गुप्त मार्ग में निशा तेजी से आगे बढ़ रही थी। कुछ देर पहले ही उसके कक्ष में एक संदेश छोड़ा गया था। उसमें सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, अगर सच जानना है तो पुराने पुस्तकालय में आओ। निशा का हाथ तलवार की मूठ पर था। पुराना पुस्तकालय महल के सबसे सुनसान हिस्सों में से एक था। वहां अब शायद ही कोई जाता था। कुछ ही देर में वह वहां पहुंच गई। विशाल लकड़ी का दरवाजा आधा खुला हुआ था, अंदर घुप अंधेरा था। निशा धीरे धीरे भीतर दाखिल हुई। पुरानी किताबों की गंध हवा में फैली हुई थी, चारों ओर धूल जमी हुई थी। लेकिन तभी उसे सामने एक परछाई दिखाई दी। कोई व्यक्ति खिड़की के पास खड़ा था, पूरी तरह स्थिर। निशा तुरंत सतर्क हो गई। उसने तलवार निकाल ली। कौन हो तुम? उसकी आवाज गूंज उठी। उसी क्षण बिजली चमकी, सफेद रोशनी पूरे पुस्तकालय में फैल गई, और उसी पल उस व्यक्ति का चेहरा दिखाई दिया। निशा की आंखें फैल गईं, क्योंकि उसके सामने खड़े थे आचार्य विष्णुगुप्त। पुराना पुस्तकालय उस रात पहले से कहीं अधिक भयावह लग रहा था। टूटी हुई लकड़ी की अलमारियां, धूल से भरी प्राचीन पुस्तकें, और खिड़की से आती बिजली की सफेद चमक। निशा तलवार ताने खड़ी थी। उसकी सांसें धीमी लेकिन सतर्क थीं, और उसके सामने आचार्य विष्णुगुप्त, वह बिल्कुल शांत खड़े थे। न भागने की कोशिश, न डर, मानो उन्हें पहले से पता था कि यह क्षण आने वाला है। कुछ क्षणों तक दोनों के बीच केवल सन्नाटा रहा। फिर विष्णुगुप्त ने धीमे स्वर में कहा, मुझे पता था तुम आओगी। निशा की पकड़ तलवार पर और मजबूत हो गई। आपको पता था कि आपका नाम सामने आया है। उसकी आवाज ठंडी थी। फिर भी आप छिपे हुए हैं। विष्णुगुप्त हल्का मुस्कुराए, लेकिन उस मुस्कान में थकान थी, क्योंकि उन्होंने धीरे से कहा, अगर मैं सीधे सामने आता तो शायद अब तक मुझे गद्दार घोषित किया जा चुका होता। निशा कुछ क्षण उन्हें देखती रही, फिर बोली, तो क्या आप कहना चाहते हैं कि यह सब झूठ है? विष्णुगुप्त धीरे धीरे आगे बढ़े। मशाल की कांपती रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। नहीं, उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं ये कह रहा हूं कि खेल उससे कहीं बड़ा है जितना तुम लोग समझ रहे हो। पुस्तकालय की हवा और भारी हो गई। निशा की आंखें सिकुड़ गईं। विष्णुगुप्त आगे बोले, दुश्मन केवल चंद्रनगर को तोड़ना नहीं चाहता, वह सौरभ को तोड़ना चाहता है, मानसिक रूप से। कुछ क्षणों तक केवल हवा की आवाज सुनाई देती रही। फिर उन्होंने कहा, वह चाहता है कि सौरभ हर अपने व्यक्ति पर शक करे, हर वफादार चेहरा उसे धोखेबाज लगे। और अंत में उनकी आवाज गहरी हो गई, वह खुद अपने साम्राज्य को नष्ट कर दे।
निशा के भीतर हल्की बेचैनी उतरने लगी, क्योंकि अब बातें जुड़ने लगी थीं। कालेंद्र पर शक, महल के भीतर डर, सेनाओं में अविश्वास, सब कुछ। लेकिन तभी विष्णुगुप्त अचानक शांत हो गए। उनकी आंखें गहरी हो गईं। लेकिन सबसे बड़ा सच, उन्होंने धीरे से कहा, अभी तुम नहीं जानती। निशा तुरंत सतर्क हो गई। कौन सा सच? कुछ क्षणों तक विष्णुगुप्त चुप रहे। फिर उन्होंने बहुत धीमे स्वर में कहा, असली खेल महल के भीतर से शुरू नहीं हुआ, न ही बाहर से। इसके राज जुड़े हैं। उन्होंने निशा की आंखों में देखते हुए कहा, सौरभ और चंद्ररूपा के अतीत से। निशा पूरी तरह चौंक गई। अतीत? उसकी आवाज धीमी पड़ गई। लेकिन कैसे? विष्णुगुप्त धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़े। बाहर बिजली चमकी। तुम्हें ये जानना होगा, उन्होंने कहा, कि इन लोगों ने शुरुआत कहां से की थी। निशा अब पूरी तरह ध्यान से सुन रही थी। विष्णुगुप्त ने बिना पीछे देखे कहा, अहमनगा साम्राज्य। निशा तुरंत बोली, ये तो सब जानते हैं, लेकिन अहमनगा के किस हिस्से से? कुछ क्षणों तक सन्नाटा रहा। फिर विष्णुगुप्त धीरे धीरे उसकी ओर मुड़े। उनकी आंखों में अब अजीब चमक थी। देवगढ़? निशा की आंखें फैल गईं। देवगढ़? उसने तुरंत पूछा। लेकिन वह तो। विष्णुगुप्त ने उसकी बात पूरी की। ग्रीस नगर के दक्षिण में स्थित पहाड़ी क्षेत्र के दूसरी तरफ। पुस्तकालय अचानक और शांत हो गया। निशा कुछ क्षणों तक उन्हें देखती रही। फिर उसकी आवाज में अविश्वास उतर आया, लेकिन वहां तक पहुंचना असंभव माना जाता है। उन पहाड़ों को आज तक कोई पार नहीं कर पाया। तो फिर उसकी सांसें तेज हो गईं। सौरभ और चंद्ररूपा वहां से यहां तक कैसे पहुंचे? कुछ क्षणों तक विष्णुगुप्त उसे देखते रहे। फिर उनके होठों पर धीमी मुस्कान उभरी। यही तो राज है, उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा। बाहर अचानक तेज बिजली कड़की, और उसी सफेद चमक में विष्णुगुप्त का चेहरा कुछ पल के लिए रहस्यमय दिखाई दिया, जबकि निशा पूरी तरह स्तब्ध खड़ी रह गई। क्योंकि अब ये युद्ध केवल साम्राज्यों का नहीं रहा था, इसके पीछे छिपा था एक ऐसा रहस्य जो शायद पूरी दुनिया बदल सकता था। पुराना पुस्तकालय अब पूरी तरह रहस्यों से भर चुका था। बाहर तूफान लगातार गरज रहा था। बिजली की चमक टूटे हुए खिड़कियों से भीतर आकर धूल भरी पुस्तकों पर गिर रही थी। निशा अब भी स्तब्ध खड़ी थी। उसकी आंखें विष्णुगुप्त पर टिकी हुई थीं, और विष्णुगुप्त शांत, गंभीर, मानो वर्षों से दबा हुआ कोई सच आखिर बाहर आने वाला हो। कुछ क्षणों तक केवल बारिश की आवाज सुनाई देती रही। फिर विष्णुगुप्त धीरे धीरे बोले, तुम्हें पता होना चाहिए। देवगढ़? उनकी आवाज गहरी हो गई। ग्रीस नगर के दक्षिण में स्थित उन विशाल पहाड़ियों के दूसरी ओर है। निशा ध्यान से सुन रही थी। विष्णुगुप्त आगे बढ़े। वही ग्रीस नगर जहां सबसे पहले सौरभ और चंद्ररूपा पहुंचे थे, और जहां से चंद्रनगर साम्राज्य की शुरुआत हुई। निशा की आंखों में पुरानी घटनाएं घूमने लगीं। ग्रीस नगर, पहला नियंत्रण, पहली जीत। विष्णुगुप्त धीरे धीरे बोले, जब उन्होंने ग्रीस नगर पर नियंत्रण किया था, मैं भी वहां गया था। उनकी आंखें यादों में खो गईं। और पहली बार जब मैंने सौरभ और चंद्ररूपा को देखा, उसी क्षण मुझे एहसास हो गया था कि ये दोनों इस दुनिया के साधारण लोग नहीं हैं। निशा हल्का चौंकी। आपको इतना जल्दी कैसे पता चला? विष्णुगुप्त हल्का मुस्कुराए। उनकी आंखें, उनकी भाषा, उनकी सोच, और सबसे बड़ी बात, उनकी आवाज धीमी हो गई। उनका डर, वो डर इस दुनिया का नहीं था। पुस्तकालय का वातावरण और भारी हो गया। उस समय मैं समझ नहीं पाया कि वे आए कहां से हैं, लेकिन मेरे भीतर सवाल पैदा हो चुका था। उन्होंने धीरे धीरे कहा, और फिर मैंने जांच शुरू की। निशा अब पूरी तरह ध्यान से सुन रही थी। विष्णुगुप्त की आवाज और गहरी हो गई। वर्षों तक मैंने गुप्त रूप से उनकी हर गतिविधि देखी, उनकी बोली, उनकी आदतें, उनके युद्ध करने का तरीका। और आखिरकार उन्होंने धीरे से कहा, अब मुझे सच पता चल चुका है। निशा की सांसें धीमी हो गईं। कौन सा सच? बाहर अचानक तेज बिजली कड़क उठी, और उसी चमक में विष्णुगुप्त का चेहरा रहस्यमय दिखाई दिया। सौरभ और चंद्ररूपा, उन्होंने बहुत धीमे स्वर में कहा, देवगढ़ से आए हैं। निशा की आंखें फैल गईं। देवगढ़? विष्णुगुप्त धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़े। एक ऐसा पूर्ण विकसित राज्य जो उन पहाड़ों के पार स्थित है, जहां विशाल समुद्र हैं, अनगिनत नदियां हैं, और ऐसी सभ्यताएं। उन्होंने पीछे मुड़कर निशा की ओर देखा, जो यहाँ की दुनिया से कहीं आगे हैं। निशा पूरी तरह स्तब्ध थी, लेकिन उसकी आवाज कांप गई। अगर वे वहां से आए हैं, तो यहाँ क्यों आए? कुछ क्षणों तक विष्णुगुप्त शांत रहे। फिर उन्होंने धीरे धीरे कहा, क्योंकि वे भागकर आए थे। निशा के भीतर जैसे बिजली दौड़ गई।
भागकर विष्णुगुप्त की आंखें अब बेहद गंभीर हो चुकी थीं। चंद्रोरूपा, उन्होंने कहा, देवगढ़ की राजकुमारी है। पूरा पुस्तकालय जैसे थम गया। निशा कुछ क्षणों तक सांस तक नहीं ले पाए। और विष्णुगुप्त आगे बोले, चंद्रोरूपा का विवाह होने वाला था सौरभ ठाकुर से, लेकिन उसी समय उनकी आवाज ठंडी हो गई। देवगढ़ में विद्रोह हो गया। बाहर बादल जोर से गरजे। निशा अब पूरी तरह उस कहानी में डूब चुकी थी। विद्रोह किसने किया? विष्णुगुप्त की आंखों में अंधेरा उतर आया। लक्ष्य सिंह, ये नाम पुस्तकालय में गूंज उठा। देवगढ़ के सेनापति आर्यन सिंह का पुत्र और उसकी मां। उन्होंने धीरे से कहा, वीणा देवी, एक अत्यंत महत्वाकांक्षी स्त्री जो स्वयं एक बड़े साम्राज्य की राजकुमारी थी। विष्णुगुप्त की आवाज भारी होती गई। वीणा देवी चाहती थी कि उसका परिवार सत्ता पर बैठे। उसने अपने पति आर्यन सिंह को भी समझाया कि वह राजसिंहासन अपने हाथ में ले लें, लेकिन उन्होंने हल्का सिर झुकाया। आर्यन सिंह ने अपने मित्रों को धोखा देने से मना कर दिया। उन्होंने वफादारी चुनी। कुछ क्षणों तक सन्नाटा रहा। फिर विष्णुगुप्त बोले, लेकिन लक्ष्य सिंह अपनी मां की बातों में आ गया और उसके पीछे केवल सत्ता नहीं थी। उनकी आवाज धीमी हो गई। वह चंद्रोरूपा से प्रेम करता था। निशा की आंखें फैल गईं। लेकिन चंद्रोरूपा सौरभ से प्रेम करती थी। विष्णुगुप्त ने सिर हिलाया। और यही कारण बना देवगढ़ के विनाश का। पुस्तकालय का वातावरण अब पूरी तरह दुख से भर चुका था। उस विद्रोह में विष्णुगुप्त की आवाज भारी हो गई। चंद्रोरूपा के पिता आदित्य चौधरी, उसके चाचा राघव चौधरी, उसकी मुंहबोली मां अदिति चौधरी और उसका सबसे प्रिय भाई। उन्होंने कुछ क्षण रुककर कहा, वीर चौधरी, सभी मारे गए। निशा की आंखें धीरे धीरे भरने लगीं। अब उसे समझ आ रहा था, सौरभ और चंद्रोरूपा की आंखों में हमेशा वह दर्द क्यों रहता था। विष्णुगुप्त आगे बोले, उस रात देवगढ़ जल उठा और उसी आग के बीच सौरभ चंद्रोरूपा को लेकर उन पहाड़ों को पार कर यहाँ आया। यही कारण है कि वह लगातार साम्राज्य जीत रहा है। वह केवल सत्ता नहीं चाहता, वह बदला चाहता है। पुस्तकालय की हवा अचानक और भारी हो गई। लेकिन तभी विष्णुगुप्त की आंखों में चिंता उतर आई। लेकिन उन्होंने धीमे स्वर में कहा, सौरभ यह नहीं जानता कि देवगढ़ अब पहले जैसा नहीं रहा। निशा तुरंत सतर्क हो गई। मतलब? विष्णुगुप्त धीरे धीरे बोले, लक्ष्य सिंह ने केवल देवगढ़ पर नियंत्रण नहीं किया, उसने आसपास के राज्यों को भी जीत लिया। सूर्यनगर, राजगढ़ और कई छोटे राज्य, उसने सबको मिलाकर उनकी आवाज गूंज उठी। एक नया साम्राज्य बनाया है। निशा की सांसें रुक गईं। कौन सा साम्राज्य? विष्णुगुप्त ने बहुत धीमे स्वर में कहा, लक्ष्य साम्राज्य। बाहर आसमान में बिजली भयानक रूप से चमकी और उसी सफेद रोशनी में निशा का चेहरा पूरी तरह स्तब्ध दिखाई दे रहा था, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था, ये युद्ध सिर्फ राज्यों का नहीं था, यह अतीत का युद्ध था और उसका असली तूफान अभी आना बाकी था। पुराना पुस्तकालय उस रात अब केवल एक पुस्तकालय नहीं रह गया था, वह रहस्यों का युद्ध क्षेत्र बन चुका था। बाहर आसमान लगातार गरज रहा था, बिजलियां टूट रही थीं, बारिश की तेज बूंदें खिड़कियों से टकराकर भीतर तक आवाज पहुंचा रही थीं। और उस अंधेरे भयावह वातावरण के बीच निशा स्तब्ध खड़ी थी। उसकी आंखों में अविश्वास था, डर था और धीरे धीरे जन्म लेता हुआ एक भयानक एहसास। विष्णुगुप्त शांत खड़े थे, मानो वह वर्षों से दबे हुए किसी सत्य को अब आखिरकार बाहर निकाल रहे हों। कुछ क्षणों तक केवल बारिश की आवाज सुनाई देती रही। फिर विष्णुगुप्त ने धीरे धीरे संस्कृतनिष्ठ स्वर में कहा, किं त्वं जानासि विलक्ष्य साम्राज्यस्य संस्थापकः लक्ष्य सिंह वास्तवतः कः अस्ति। उनकी आवाज भारी थी, गहरी और भीतर तक उतर जाने वाली। निशा कुछ क्षण उन्हें देखती रही, फिर धीमे स्वर में बोली, कौन है? बाहर अचानक बिजली कड़की और उसी चमक में विष्णुगुप्त की आंखें भयावह रूप से गंभीर दिखाई दी। उन्होंने बहुत धीमे स्वर में कहा, वीणा देवी का पुत्र है। निशा चुप रही, लेकिन अगले ही पल विष्णुगुप्त आगे बोले, और क्या तुम्हें पता है वीणा देवी कौन है? निशा ने धीरे से सिर हिलाया। कौन? विष्णुगुप्त की आवाज अब और भारी हो चुकी थी। रुद्र साम्राज्य की राजकुमारी। पूरा पुस्तकालय जैसे जम गया। निशा की आंखें फैल गईं, उसकी सांसें रुक गईं। रुद्र साम्राज्य। उसकी आवाज कांप गई। विष्णुगुप्त धीरे धीरे बोले, हाँ, वही रुद्र साम्राज्य जो पूरे जम्बूद्वीप का सबसे विशाल, सबसे शक्तिशाली और सबसे क्रूर साम्राज्य है। बाहर बादल इतनी जोर से गरजे कि पूरा पुस्तकालय कांप उठा।
और उसी क्षण निशा के पैरों से जैसे शक्ति निकल गई। वह धीरे धीरे पीछे हटी और घुटनों के बल नीचे गिर गई। उसकी आंखें खाली हो चुकी थीं। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। उसे अचानक समझ आने लगा था, ये सब कितना बड़ा है, कितना भयावह है। उसकी सांसें तेज हो गईं। नहीं, वह बुदबुदाए, यह नहीं हो सकता। लेकिन विष्णुगुप्त शांत रहे। उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा, शायद अब तुम समझ रही हो कि रुद्र साम्राज्य का अर्थ क्या होता है। निशा ने कांपते हुए सिर उठाया। उसकी आंखों में अब भी भय था, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभालने की कोशिश की। हाँ, उसने धीमे स्वर में कहा, मैं समझ रही हूँ। लेकिन वह जल्दी जल्दी बोली, हमारे पास उड़ने वाले गुब्बारे हैं, हमारे पास तोपें हैं, हमारे पास ऐसे यंत्र हैं जो बाकी दुनिया ने कभी नहीं देखे। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले विष्णुगुप्त हंस पड़े, धीरे, फिर जोर से, और उनकी वह हंसी पूरे पुस्तकालय में गूंजने लगी। निशा चुप हो गई। विष्णुगुप्त की आंखों में अब दया नहीं थी, सिर्फ कठोर सच्चाई थी। क्या तुम्हें सच में लगता है, उन्होंने हंसी रोकते हुए कहा, कि ये उड़ने वाले गुब्बारे, ये तोपें, रुद्र साम्राज्य के आगे कुछ है? निशा चुप रही। उसके पास कोई उत्तर नहीं था। विष्णुगुप्त धीरे धीरे आगे बढ़े। तुम्हें क्या लगता है, रुद्र साम्राज्य को अब तक ये पता नहीं चला होगा कि चंद्रनगर की महारानी कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि देवगढ़ की राजकुमारी चंद्रोरूपा है। और वह, उन्होंने गहरी नजरों से निशा को देखा, लक्ष्य सिंह को मारना चाहती है। पुस्तकालय की हवा और भारी हो गई। एक तरफ लक्ष्य सिंह अपना विलक्ष्य साम्राज्य बना रहा है, और दूसरी तरफ रुद्र साम्राज्य उसके साथ खड़ा है। विष्णुगुप्त की आवाज अब लगभग गर्जना जैसी हो चुकी थी। तो बताओ, इस पूरे जम्बूद्वीप में क्या कोई ऐसा है जो इन दोनों साम्राज्यों को रोक सके? निशा की आंखें धीरे धीरे झुक गईं। उसके भीतर पहली बार हार का डर पैदा हुआ था। वह समझ चुकी थी, चंद्रनगर अब तक जिन युद्धों को लड़ रहा था, वे असली युद्ध थे ही नहीं। असली तूफान अब आने वाला था। कुछ क्षणों तक वह चुप बैठी रही। फिर उसने कांपते हुए पूछा, तो क्या इसी वजह से आपने महाराज को मारने की कोशिश की? विष्णुगुप्त कुछ क्षण शांत रहे। फिर उन्होंने एक लंबी सांस ली। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, सौरभ को पहले ही कहा था कि मैं केवल अपने साम्राज्य के प्रति वफादार हूँ, किसी राजा के प्रति नहीं। उनकी आंखों में पुराने दर्द की झलक दिखाई दी। जब अहमनगर साम्राज्य के राजा ने गलती की, तो मैंने उसका साथ नहीं दिया। और अब उनकी आवाज और ठंडी हो गई। चंद्रनगर का राजा और रानी भी वही गलती कर रहे हैं। निशा अविश्वास से उन्हें देखती रही। विष्णुगुप्त आगे बोले, अगर मुझे पहले पता होता कि उनकी दुश्मनी रुद्र साम्राज्य से है, तो मैं कभी उनकी सहायता नहीं करता। निशा की सांसें भारी हो चुकी थीं। तो उसने धीमे स्वर में पूछा, अब आप क्या करने वाले हो? कुछ क्षणों तक विष्णुगुप्त बिल्कुल शांत रहे। फिर उन्होंने बहुत ठंडी आवाज में कहा, कुछ नहीं, मैं बस। उनकी आंखों में कठोरता उतर आई। सौरभ की हत्या कर दूंगा। निशा की आंखें फैल गईं। लेकिन विष्णुगुप्त रुकने वाले नहीं थे। मैं उसे किसी भी कीमत पर मरवा दूंगा। और उसके बाद उन्होंने शांत स्वर में कहा, चंद्रोरूपा को लक्ष्य सिंह को सौंप दूंगा। पुस्तकालय में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। अगर ऐसा हो गया, विष्णुगुप्त बोले, तो यह विपत्ति हम जैसे छोटे साम्राज्यों पर नहीं आएगी। निशा पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था, वह जिस व्यक्ति को अब तक बुद्धिमान और शांत मानती थी, वह इतना भयभीत कैसे हो सकता है। लेकिन तभी अचानक ताली, टक टक टक, पुस्तकालय के अंधेरे हिस्से से तालियों की आवाज गूंज उठी। दोनों तुरंत उस दिशा में देखने लगे, और अगले ही पल अंधेरे से एक परछाई बाहर आए। सौरभ, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह ठंडी थीं। उसके पीछे चंद्रोरूपा खड़ी थीं, और उनके साथ कालिंद, जगन, भीमर्थ और छाया सेना। पूरा पुस्तकालय अचानक तनाव से भर गया। सौरभ धीरे धीरे आगे बढ़ा। तालियां बजाना बंद करते हुए वह विष्णुगुप्त के सामने आकर रुक गया। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बहुत सुंदर योजना थी आचार्य। बाहर बिजली भयानक रूप से कड़की, और उसी सफेद प्रकाश में सौरभ और विष्णुगुप्त आमने सामने खड़े दिखाई दिए। दोनों शांत, दोनों खतरनाक, और उसी क्षण पूरा जम्बूद्वीप एक ऐसे युद्ध की ओर बढ़ चुका था जो इतिहास बदलने वाला था।